उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव ऐसे होते हैं जैसे महाकुंभ हो रहा हो। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव की जंग शुरू होती है तो दिल्ली के दरबारों में भी हलचल मच जाती है। सारे सत्तानायक रह रह कर सोचते हैं कि चुनाव का रुख हमारी ओर ही होना चाहिए और इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरे देश की निगाहें होती हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव हर शख्स बड़ी गंभीरता से देखता है, पर चुनाव आज हो रहे हैं और ये चुनाव एक बड़ी लंबी श्रृंखला का हिस्सा है जो 1952 से शुरू हुई थी। तो मैं आज से हर हफ्ते आपको एक नई कहानी अतीत की सुनाऊंगा जिससे आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव समझने में काफी सहायता हो। बात 1974 की है। एक महिला ऐसी थी जो सिर्फ सरकारी अधिकारी की वाइफ थी। उन्हें किसी भी पार्टी की सदस्यता से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कभी कोई राजनीतिक रैली में नहीं गई थी वो। और उस महिला की अचानक श्रीमती इंदिरा गांधी से मुलाकात होती है। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी को वो अपना नाम लिख कर देती हैं और कहती हैं मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। बात वही खत्म हो जाती है। महीनों बाद अचानक उस महिला के घर के दरवाजे की घंटी बजती है। सामने रहने वाले एक सरकारी अधिकारी सामने खड़े थे। उनके हाथ में इलाहाबाद का भारत अखबार था। उन्होंने कहा भाभी जी आपको तो टिकट मिल गई। और उस भारत अखबार में था कि उनको करहल से टिकट मिल गई। करहल आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में एक है। आप जानते होंगे अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो किस्सा करहल का है। वो गई चुनाव लड़ने के लिए, कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। उस जगह की वो बहू थी, वह विवाह करके आई थी। तो यहां तक माथे पर वो घूंघट करती थी, सिर पूरा ढके रहती थी, अपने को शॉल से लपेटे रहती थी और उनकी गाड़ी में भी जो चुनाव के लिए वो जाती थी सिर्फ घर के सदस्य बैठा करते थे। वो जमाना ऐसा नहीं था जो प्रत्याशियों के साथ बहुत सी गाड़ियां चलती हो, पुलिस का पूरा एस्कॉर्ट चलता हो, तब पुलिस की सुरक्षा भी उनको हासिल नहीं हुई थी। करहल एक ऐसी सीट थी जो 1952 से 1974 तक कांग्रेस अपनी जमानत तक नहीं बचवा पाई थी। इसमें उस महिला के चचिया ससुर भी थे। वो 2 बार वहां से चुनाव लड़े थे और दोनों बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के बावजूद उनको बहुत कम वोट मिले थे। मामला कठिन था। उस महिला का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ विश्वास था। वो ये मानती थी महिलाओं की अपनी जाति होती है। महिलाओं को सिर्फ एक चीज से मतलब होता है कि वहां पर शांति हो जिस जगह पे रहती हो और उनके परिवार का विकास हो। इसके लिए वो किसी को भी दलों के दलदल में फंसे बिना आगे बढ़ती चली जाती है। आप याद करें पिछले बिहार के चुनाव में जबकि जातिवाद पूरी जोर पर था, लड़ाई पूरी अगड़ों और पिछड़ों की थी, तो बिहार में लगभग 60% महिलाओं ने नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया था और वही निर्णायक साबित हुआ था। तो वो महिला तो इतनी समझदार भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक रणनीति अपनाई। वो जहां भी जाती, जिस गांव में भी जाती, उस गांव में दरवाजा खटखटाती किसी भी घर का और उस घर के अंदर दाखिल हो जाती। वहां पर रहने वाली महिला से कहती कि बहन तुम वोट किसी को भी देना, लेकिन हम दोनों बहनें हैं। तुम भी विवाह करके इसी जगह पर आई हो, मैं भी विवाह करके इसी करहल तहसील में आई हूँ। हम दोनों का एक रिश्ता है दौरानी जेठानी का। तो बड़ी हो तो तुम मेरी जेठानी, छोटी हो तो मैं तुम्हारी जेठानी। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो उनसे चुनाव जीते थे महिला से लड़कर, उनके घर भी घुस गई वो इसी तरह। और उनकी पत्नी से कहा कि आप वोट भाई साहब को ही दीजिएगा, लेकिन आप एक काम कीजिए कि आप सिर्फ मुझे अपनी बहन मानिए। तो वो जो महिला थी जो कि प्रत्याशी की वाइफ थी, जो कि चुनाव जीते थे और जो पहले भी एमएलए रह चुके थे, उन्होंने उनको गले से लगा लिया और फिर उनकी गाल पे हाथ रखा। कह रहे तुम तो मुझसे बहुत छोटी हो, मेरी बेटी की तरह हो, और आओ बैठो। और उनको मट्ठा पिलाया। मट्ठा आप जानते हैं ना, दूध से बनाया जाता है, दही से बनाया जाता है। मट्ठा पिलाया, गुड़ खिलाया क्योंकि मिठाइयाँ नहीं होती थी गाँव में, और 1-1 रुपए के नोटों की मालाएं
विरोधी दल के प्रत्याशी के गांव से महिलाओं ने उनको सिल के डाली और उनके गले में डाल दी, सीलिंग और उनके गले में डाल दी। ऐसा उस महिला के साथ तमाम बार हुआ। उसने गरीब, गुरबा, अशिक्षित, अप्रशिक्षित महिलाओं के मनों को छुआ। नतीजा क्या हुआ? चुनाव में पहली बार कांग्रेस की जमानत बची और पहली बार कांग्रेस ने इतने वोट पाए कि लोगों को ये लगता कि कांग्रेस का भी कोई वजूद है। हालांकि जीते वही प्रत्याशी जो कि जीतते आए थे, क्योंकि वो राजनीति के खिलाड़ी थे और उनको जीतना भी चाहिए था। उन्होंने बहुत काम किया था वहां पर। एक उस दौरान का किस्सा और हुआ, और वो किस्सा ये था कि उस महिला से प्रभावित होकर एक दलित परिवार के मुखिया ने, वो जन कविता करते थे, वही लोकल लैंग्वेज में कविता करते थे। उनकी हर सभा में वो पहुंचने लगे और सभा से पहले भीड़ जुटाने के लिए उस महिला के नाम के शब्द का जो पहला शब्द होता था नाम का, उससे वो कविता की शुरुआत करते थे और वो कविता गाते थे। लोग इकट्ठा हो जाते थे। वो एक दलित चेतना का प्रतिबिंब था कि दलित लोग धीमे धीमे अपने पर खोल रहे थे। तब तक छुआछूत का कानून बन गया था। समझदार लोग उसको घृणा से देखते थे, लेकिन गांवों में इस कुरीति की जड़ें समाप्त नहीं हुई थी। तो वो जो जाटव सज्जन थे वो कविताएं करते थे। कुछ बाहुबलियों को वो अखरने लगे। उन्हें लगा कि एक जाटव इस तरीके की बातें कैसे कर रहा है। खैर, चुनाव हो गया, महिला हार गई, मैनपुरी में जाके रहने लगी वो। एक दिन उन्होंने पाया कि वो दलित परिवार सामने खड़ा हुआ है और वो बेचारे जो कवि थे उनको बाहुबलियों ने बहुत मारा था, खून से लथपथ थे। उस समय चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, महिला भले ही हार गई, लेकिन उन्होंने उसको न्याय दिलाया। आप पूछ रहे होंगे इस किस्से का मतलब क्या है, तो मैं मतलब बता रहा हूं। उस समय आरोप यह था कि लगभग आधी सीटों पर दलित लोग वोट नहीं डाल पाए थे। कांशीराम का एक व्यक्ति दूर से सारी चीजें देख रहा था। उन्होंने पहले 1980 में एक संगठन बनाया, 80 के आसपास, मुझे तारीख याद नहीं है, DS4, और फिर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की 1995 में। यानी कि सिर्फ 11 साल बाद उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री थी श्रीमती कुमारी मायावती। माफ कीजिएगा, कुमारी मायावती, मैं दोहरा रहा हूं। और मायावती जी उस दलितों के खानदान से ही आती थी, उस बहुजन समाज पार्टी को रिप्रेजेंट करती थी। ये एक दलित उत्थान की बहुत बड़ी कहानी है कि कैसे 11 साल में एक सामाजिक चेतना ने जन्म लिया, संविधान को ठीक तरीके से लागू किया जाने लगा। और आज जब दलित वोटों के बंटवारे की बात होती है, आज जब बहुजन समाजवादी पार्टी एक बार फिर उन्हीं वोटों के दम पर ताल ठोक रही है, तो मुझे ऐसा लगता था कि कहानी मुझे आपको सुनानी चाहिए। ये जो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश में क्या है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश पे अपनी कुरीतियों से लड़ने की ताकत है। उत्तर प्रदेश अपनी गलतियों से सीखता है और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता रहता है। मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव के बाद भी अपने आगे बढ़ने का ये सिलसिला कायम रखेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगला किस्सा अगले हफ्ते फिर कोई नए किस्से के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।